अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस सर, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड को डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कितनी पढ़ ली थी हमने? कौन सा फॉर्म? सर कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड तक था लास्ट डिस्कशन। हमने ट्रेड लाइसेंस देख लिया था आपने? जी सर, ट्रेड लाइसेंस देख लिया था। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके, ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने देख लिया था, ठीक है? इसमें फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे लिखा होता है। इसमें मैं आपको ये भी पढ़ा चुका था कि आपकी डेट क्या होती है, ठीक है? आपकी सही फाइनेंशियल ईयर की आप डेट डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम सेकंड फॉर्म पे आ गए थे। सेकंड फॉर्म, ओके, ये वाली तमाम डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से हमको पता चलेंगे? ये हमने पढ़ लिया था, राइट? आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। एम आई राइट? अभी यस सर, ये आपने पढ़ा लिया था जिसमें आपने बताया था कि ऑफशोर में जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा और अदर देन दैट जो है वो हम ट्रेड लाइसेंस ही अटैच करेंगे। यहाँ नीचे तक हमने पढ़ लिया था sir। ओके, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इसमें ज़्यादातर डिटेल अपने ट्रेड लाइसेंस से या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से निकालनी होती हैं। अगर ऑफशोर कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, जब भी ट्रेड लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन हुआ करेगी, आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो फॉर्म है, ये कहाँ से फिल होगा? ट्रेड लाइसेंस से। हमने ट्रेड लाइसेंस इश्यूइंग अथॉरिटी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रेड लाइसेंस इश्यूइंग अथॉरिटी। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी लिस्ट मौजूद है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में काफ़ी कुछ खुल गया। क्वेश्चन इज कि हमें कहाँ से पता चलता है कि ये लाइसेंस किस अथॉरिटी ने दिया है? सर टॉप पे, ट्रेड लाइसेंस के टॉप पे। ओके, ज़्यादातर मेनलैंड के केस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है दुबई का हो, ये किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस नंबर, लाइसेंस इश्यू डेट, लाइसेंस एक्सपायरी डेट, ये तमाम आपको ट्रेड लाइसेंस से नज़र आ जाएगी। जी, ओके, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको ट्रेड लाइसेंस से मिलती है। अब इसमें ट्रेड लाइसेंस लीगल नेम इन इंग्लिश, लीगल नेम इन अरेबिक, ये जो लीगल नेम इन अरेबिक वाला काम होता है, ये आपने बड़े ध्यान से फिल करना होता है। आप अरेबिक टाइप करें तो इस बात को इंश्योर करें कि आपके जो स्पेलिंग है और उसमें स्पेसेस हैं वो हू बहू मैच करें जो मेंशन है ट्रेड लाइसेंस पे। क्योंकि जब आप अरेबिक लिख रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात बे, ये इसका सीक्वेंस कभी-कभार मैच नहीं हो रहा होता। इसी तरह से कई पार्टिसिपेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जो राइट टू लेफ्ट लिखी हुई लैंग्वेज है, ये उसको पेस्ट करते हुए लेफ्ट टू राइट करता है। तो ये लीगल नेम इन अरेबिक, अरेबिक नेम आपने बड़े ध्यान से टाइप करने हैं और इंश्योर करना है कि उनका सीक्वेंस और स्पेलिंग वही हों, जो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर अरेबिक में लिखे हुए नाम की। ट्रेड नेम ऑफ इन इंग्लिश, ट्रेड नेम इन अरेबिक, ये ज़्यादातर लीगल नेम ही होगा।
ये होता क्या है? लीगल नेम इन इंग्लिश, आप वही ट्रेड नेम इन इंग्लिश भी लिखते हैं। वही ट्रेड नेम इन अरेबिक भी होता है, वही लीगल नेम इन अरेबिक भी होता है। सर आपने डिफरेंस पूछा है लीगल नेम और ट्रेड नेम का? जी, लीगल नेम और ट्रेड नेम, जो ट्रेड नेम होता है ना, वो तो वही होता है जो ट्रेड लाइसेंस में मेंशन हो। सिर्फ कई जगहों पे आपने ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाया होता है। अच्छा, लीगल नेम इन इंग्लिश और लीगल नेम इन अरेबिक, याद रखें कि जो आपका ट्रेड लाइसेंस पे नेम मेंशन होगा वो लीगल नेम होगा। जो ट्रेड नेम है, बाज़ औक़ात आप किसी और नेम से ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। अब आप जो अपना साइन बोर्ड लगाते हैं वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होता जो ट्रेड नेम पे लिखा हो। ऐसी जगहों पर आपका ट्रेड नेम और लीगल नेम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 99% जगहों पे ये लीगल नेम और ट्रेड नेम एक ही होगा। उसके बाद अपलोड कॉपी ऑफ ट्रेड लाइसेंस। आई थिंक ये आप बता सकते हैं कि क्या लगाना है। जो ये ट्रेड लाइसेंस मैं अटैच करता हूँ, ये जो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, अटैचमेंट जब भी कहीं कोई चीज़ अटैच होती है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन नज़र आता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस एक्टिविटी डिटेल्स। राइट साइड पे आप देखें ऐड बिजनेस एक्टिविटी आपको नज़र आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इधर एक और बात कि जो एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन है एज पर डीईडी, वो ज़रूरी नहीं है कि एज पर एफटीए भी हुई हो। फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने जो नाम क्लासिफिकेशन की हुई है एक्टिविटीज़ की, ये मैच नहीं करती जो एज पर डीईडी है या एज पर फ्री जोन है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई बंदा ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, आप मे भी कहें कि वो ई कॉमर्स है। मेनलैंड में उसको कहा जाएगा ट्रेडिंग। मेनलैंड में उसको कहा जाएगा ट्रेडिंग। अगर आप फूड की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा फूड ट्रेड। अगर आप सफीउल्ला एंड अबू बकर, बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर सर, अभी आ रही क्लियर है है, थोड़ी देर अभी पहले तक। नहीं आ रही थी, अभी ठीक आ रही है। जी अच्छा, सर, ओके। आवाज आ रही है। यस सर, आवाज सही आ रही है। आप देखिएगा कि अगर फर्ज करें कि एक बंदा ई कॉमर्स करता है। अब ई कॉमर्स को अगर आप फ्री जोन में जाते हैं, किसी फ्री जोन को जाके कहते हैं कि मैंने ई कॉमर्स करना है, वो आपको एक ऐसा ट्रेड लाइसेंस इशू करेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा ई कॉमर्स। आपकी एक्टिविटी क्या है? ई कॉमर्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स, फर्ज करें कि आप मेन लैंड में हैं। मेन लैंड में ई कॉमर्स नाम की कोई एक्टिविटी नहीं है। मेन लैंड में ई कॉमर्स नाम की कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप मेन लैंड में जाएंगे ना, डी डी में चले जाएं, आप कहें कि यार मैंने क्या करना है, ई कॉमर्स करनी है, मैंने करनी है फूड आइटम्स, चाइना से मंगवाने हैं और यूएई में सेल करने हैं। वो कहेंगे यार ये ई कॉमर्स तो नहीं आएगा, ये फूड ट्रेडिंग में डाल रहे हैं आप। हालांकि एक्टिविटी इन एसेंस वही है। ई कॉमर्स, आप अगर फ्री जोन में उसे ई कॉमर्स कहा गया कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं फूड आइटम्स की, लेकिन मेन लैंड में उसे कहा गया फूड ट्रेडिंग। हो सकता है अगर इसकी एक बॉर्डर क्लासिफिकेशन हो, किसी फ्री जोन के अंदर ये वाली एक्टिविटीज ई कॉमर्स रिलेटेड ये आ जाए, ऑनलाइन एक्टिविटी की उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन की हुई हो जिसमें उन्होंने
ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी हैं उन सब का एक ग्रुप बनाया हो सकता है उन्होंने ई कॉमर्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग में डाला हो, लेकिन जब मेन लैंड में आएंगे हो सकता है मेन लैंड में उसे ट्रेडिंग में डाला गया हो। ठीक है, तो एफटीए की जो हेडिंग है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। एफटीए आपकी जो एक्टिविटी एज पर ट्रेड लाइसेंस लिखी होगी वो आपको जरूरी नहीं है कि इधर एफटीए में एग्जैक्ट वही नाम से उसी नाम से आपको मिल जाए। ठीक है, आपने इस लिस्ट को देखना है और आपको जो भी अपनी एक्टिविटी के उस एक्टिविटी के जो ट्रेड लाइसेंस पे मेंशन है उसके करीब तरीन मिलती है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेन ग्रुप, जब आप पहली एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं ना इसके हिसाब से मेन ग्रुप वाला पोर्शन रिफाइन हो जाता है। अब मैंने सेलेक्ट किया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। आप आगे देखें मेन ग्रुप में कौन से आइटम्स आ रहे हैं जो इससे रिलेट करते हैं। सब ग्रुप एक्टिविटी लॉगिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी एक्टिविटी है, ये कोई भी कर सकते हैं। अगर आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है तो इधर प्रोफेशनल सर्विसेज में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के नाम से एक्टिविटी मौजूद है, प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम से मौजूद है। सर एक दो एक्टिविटी मैं बताऊँ वो ऐड करके दिखा देते हैं, उसके बाद क्या आता है? सॉरी, कौन सी एक्टिविटी? देखें कौन सी एक्टिविटी है लाइक सैफुल्ला? वेब डिजाइन है, क्लाउड सर्विस है, कंप्यूटर सिस्टम, हाउसिंग सर्विसेज है। देखिए अब इसमें मसला मुझे पता है क्या आएगा। ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना ये ऑलरेडी स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा बट अब देखें इशू कोई नहीं होगा। लाइक अब देखें कई जगहों पे जजमेंटल, ये एक ऐसी चीज है जहां पे अपनी जजमेंट यूज करनी है। मिसाल के तौर पे चले आपने क्या जिक्र किया, वेब वेब डिजाइन। वेब डिजाइन जो सामने नजर आ रही हैं, मैं इसमें से कह सकता हूँ माइनिंग वाला तो नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। तो इसमें से अगर देखें तो आई थिंक वेब डिजाइनिंग या तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में आ सकता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सर्विसेज, वो देखें। इसके नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है सबसे पहले आई थिंक इट वुड बी बेटर सर एक और सवाल है मेरा, अभी चले ठीक है जैसे आप चला लें। मेरा सवाल ये है कि आप हमें ना स्क्रीनशॉट से बता रहे हैं और हमारे पास अभी, मेरे पास कम से कम ना कोई ऐसा यानी क्लाइंट नहीं है जिसका मैं प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट रजिस्टर करने की प्रैक्टिस करूं। तो फिर हमें पहले क्लाइंट अरेंज करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। खोलें एफटीए, मैं भी ओपन करता हूँ एफटीए वाला पोर्टल। वो मेरे पास तो खुला हुआ है सर। हाँ तो मैंने भी अभी खोल लिया है कि मैंने कहा कि ऐसे तो बात नहीं समझेगी, समझ आएगी, फायदा नहीं होगा। ओके, जी सर। मैं ऑनलाइन पोर्टल में, खैर फायदा तो होगा, ये तो ना कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अब मैं चला गया हूँ ABC यूज करने। हाँ हाँ, ये मैंने किसी ज़माने में शायद किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाने ही के लिए बनाया था। माय गॉड, आज तो चल रहा है। जी सर, नेट काफी, ये एफटीए की साइट का हो सकता है इशू होगा या ये हमारे नेट का मसला होता है जब इस तरह का ये नहीं, देते रहते नहीं, हैं? अभी तो मेरी तरफ से बंद है ना, तो फिर ये नेट का इशू नहीं है, दुबई में नेट का इशू नहीं होता। अच्छा। हाँ, आपने अगर लगवाया ही कोई थका हुआ हो फिर एक अलग बात है। अच्छा देखें, अब आपके पास डेफिनेटली आप इस पोर्टल पे आ गए हैं आप सब। जी जी सर, यही चल रहा है। ओके, चले जाएं उसमें लॉग इन कॉर्पोरेट टैक्स पे क्लिक करें सब। सर ये जिस कंपनी पे जो साइड पे 3 बटन है उस पे क्लिक किया था, वहां से मोर पे जाके कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कहाँ से शुरू की थी? मैं ये जेन से निकल गई है। कंपनी के ऊपर जाके वहां से आगे क्या किया था? आप कंपनी में गए हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? लिस्ट नजर आ रही है कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, ये सब चीज़ों की। टॉप राइट पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं।
यार वेट, ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पे क्लिक किया था, स्क्रीन पे आ गए हैं सफीउल्लाह, अबू बकर, सॉरी अबू बकर, इस स्क्रीन पे आ गए हैं आप सब? नहीं, इस पे नहीं आया मुझे, कोई और सर्विसेज कोई और खोल गई थी सर। होम से नीचे वाली ये एबीसी आपने बनाया? एबीसी तो कंपनी का नाम है ना। सर आप मैं मुझे ये कंपनी बताएं, पे सर, आप कंपनी पे जो 3 नुक्ते बने होते हैं, व्यू पे क्लिक करूँ कंपनी वाले पे? व्यू पे क्लिक करें साहब, आप साथ साथ आप तो ये इसको खोल कंपनी लें, का, बाकी अच्छा अच्छा, बाकी व्यू चीज़ें आप मैंने इसको 3 आगे नुक्तों पे क्लिक कर शुरू दिया। करें, आप साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर दें, फिर बाकी सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, लेकिन किसी ने सबमिट नहीं करनी, ये बड़ा प्रॉब्लम कॉर्पोरेट बन टैक्स जाएगी। रजिस्ट्रेशन, जी, क्लिक करें, 3 डॉट्स हैं, ड्राफ्ट ड्राफ्ट बना हुआ वहाँ पे सर, ठीक। ठीक है, रजिस्टर, एप्लीकेशन हिस्ट्री कंटिन्यू कर दूँ उसको? नहीं एप्लीकेशन हिस्ट्री, हाँ आप कंटिन्यू कर दें अगर पहले किया हुआ है, वरना इसे रजिस्टर करते हैं। वो लास्ट टाइम आपके साथ किया। ठीक है, ये कर चुके हैं आप लोग। हाँ जी, एंटिटी टाइप हमें कहाँ से पता चलती थी? लाइसेंस, अच्छा ये हाँ नेचुरल और वो लीगल, लीगल पर्सन अगर कंपनी है तो? सर, पहले मुझे ये बताएं कि इस कंपनी का क्या होगा, ये नेशनल पर्सन होगी, लीगल पर्सन होगी, कहाँ से पता चलेगा? ये सर लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ, लीगल स्टेटस। अच्छा, बाकी सबसे में मुझे आंसर चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी नेचुरल पर्सन है या लीगल पर्सन है? जल्दी से बोलता हूँ दोबारा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो वो नेचुरल पर्सन होगी, सोल एस्टेब्लिशमेंट हो नेचुरल पर्सन होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी हो लीगल पर्सन होगी, कोई भी बाकी एक्टिविटी है वो लीगल होगी। सिविल कंपनी है, सिंगल ऑनर, सिंगल सिविल कंपनी और सिंगल में बन ही नहीं सकती, सॉरी, बाकी सब लीगल पर्सन ही बन रही हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ठीक है सर। एस्टेब्लिशमेंट या कोई अपने नाम पे बिजनेस कर रहा हो तो वो नेचुरल पर्सन होगा, बाकी लीगल पर्सन होगा। थोड़ा सा हम इसको आई थिंक ट्राई कर चुके थे, देख चुके थे कि नेचुरल पर्सन ओपन करने पे हमारे पास क्या आता है, ये हमने चेक कर लिया था सब, नहीं, नेचुरल पर्सन में या इंडिविजुअल आ रहा है या अदर नेचुरल पर्सन आ रहा है, ठीक है। अदर नेचुरल पर्सन में अब क्या आएगा, इनको खुद कोई ऐसा उस पर आइडिया नहीं था। बाद बात हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल ने एक अदर दफ़ा वन टाइम कोई ऐसी सेल परचेज की हो कि उसे कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ गई हो। अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा ना, वो हमें ऑप्शन दे देगा कि क्या ये सोल एस्टेब्लिशमेंट या सोल प्रोप्राइटरशिप है या अदर इंडिविजुअल है। कोई बंदा जिसने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया हुआ, वो कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, कोई साइड इनकम थी जो बिजनेस की कैटेगरी में चली गई है और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ गई है, ठीक है जी, बताएं। पर तब तो उसको अदर करना चाहिए। अच्छा, अदर में देखें, अदर एक ऐसी चीज है, मेरा नहीं ख्याल कि जब यहाँ पे आपने अदर इंडिविजुअल दे दिया है ना, तो इधर अदर नेचुरल पर्सन से क्या मुराद बनता है? यानी मेरा नहीं ख्याल इस अदर नेचुरल पर्सन में कोई ऐसी चीज आ सकेगी, ठीक है। ज्यादा इंडिविजुअल करें और इधर अदर नेचुरल पर्सन पे क्लिक कर दें। सर इससे क्योंकि उसके आपने बताया ना कि किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से आ गई है, जरूरी नहीं है कि वो उसको तो तब कर भी रहा हो देखें, रेगुलर। इंडिविजुअल के अंदर देखें, जब मैंने एंटिटी सब टाइप इंडिविजुअल सेलेक्ट की, इधर मेरे पास अदर इंडिविजुअल का ऑप्शन है ना, तो इधर ये दो खाने बनाने की जरूरत नहीं है। अदर नेचुरल पर्सन आल्सो मीन अदर इंडिविजुअल। इसमें हमेशा आप इंडिविजुअल ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल एस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है। मेरे जहन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे अदर नेचुरल पर्सन कोई बने या हम अदर नेचुरल पर्सन के तौर पे क्लासिफाई कर सकें, ठीक है। बाकी ज्यादातर केसेस में हमेशा आपका लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप कहते हैं पता नहीं किस में आएगा, हाँ, आप इसको जब सब टाइप को ओपन करके देखेंगे ना, मजीद आपके पास क्लैरिटी आएगी।
ठीक है। अगर पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा हुआ है, किसी पे PJHC लिखा हुआ है, आपको इसको देख के तो नहीं समझ आई कि पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ पे होगी, लेकिन जब आपने लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेट किया, आपके पास मजीद ऑप्शन आ गए, उसमें आपको नजर आ गया पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस, मैंने जरा फॉरेन बिजनेस करके देखा, फॉरेन बिजनेस विद UAE ट्रेड परमिट और विदाउट ट्रेड परमिट। अच्छा, ये क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकती है, ये मुझे जरा कोई बताए। ये आप सबके पास ओपन है ना, साथ साथ देख रहे हैं आप तमाम चीजों को, राइट? ये अब विदाउट लाइसेंस मतलब कि हमें काम करने की इजाज़त दी है फॉरेन बिजनेस वाले को, ये ऐसा तो नहीं है कि जो फ्री जोन में कोई किसी टाइप की इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती हो? ओके, मुझे ये बताएं, सर ये फॉरेन ऑफशोर बिजनेस, के लिए तो नहीं होगा? लिसन, ऑफशोर के पास UAE का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस नहीं होता तो ऑफशोर परमिट लाजमी होता है, इनकॉर्पोरेशन लाजमी हुई होती है। लेकिन आपने पढ़ा था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या नेक्सस होगा, UAE में नेक्सस होगा। क्या ऐसे हो सकता है कि कंपनी पाकिस्तान में है, वो UAE में बिल्डिंग ले लेती है विदाउट UAE ट्रेड लाइसेंस, UAE में बिल्डिंग ले लेती है UAE में? अच्छा, इस वाले पॉइंट को एक सेपरेटली मैं बता दूं, UAE में कुछ खास मकामात ऐसे हैं जहां पे आप नॉन रेजिडेंट होते हुए, आपके पास UAE का वीजा नहीं है, पासपोर्ट UAE का की इमेज आईडी नहीं है, इसके बावजूद आप UAE में बिल्डिंग खरीद लेते हैं, आप खरीद सकते हैं। आपने सुना होगा पाकिस्तान के काफी सारे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं। ठीक है। इतने अरबों डॉलर रखे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियन ने, इन लोगों ने। वो ऐसी जगह हैं जहां पे आपको घर लेने के लिए, मकान या बिल्डिंग लेने के लिए आपको UAE का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। ऐसी जगह भी मौजूद हैं कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान में है, वो UAE में, दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो वो ले सकती है। तो ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि आप के पास UAE में ट्रेड लाइसेंस ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन होना, करवाना जरूरी हो जाए। कैसे, अभी बताता हूँ। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा एक रिव्यू करवाऊँ आपको, मैंने पढ़ाया था कि एक रेजिडेंट पर्सन हो सकता है UAE का, ठीक है, जो UAE में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट UAE में हो। इसके बाद मैंने आपको नॉन रेजिडेंट पर्सन बताया था, उसमें मैंने बताया था, स्टार्ट किया था नेक्सस से, कि अगर किसी कंपनी की, किसी पाकिस्तानी या फॉरेन कंपनी की UAE में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसने UAE में कोई ब्रांच ओपन कर ली है या कोई ऐसा बिजनेस ओपन कर लिया है कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें, इधर सिर्फ सेल का एक बंदा बैठा हुआ है जो क्लाइंट पकड़ पकड़ के देता रहता है। अब जाहिर बात है, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं होगा, राइट? या आपका कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है दुबई में कि आप UAE में मौजूद नहीं है कोई बंदा, लेकिन आपका बिजनेस का सेटअप यहाँ पे मौजूद है विदाउट ट्रेड लाइसेंस। अच्छा, इसी तरह से हमने एक और पढ़ा था, थर्ड पढ़ा था, UAE सोर्स इनकम। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई बंदा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन बन जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स ऐसी हैं जिसने कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है, एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड थर्ड नेक्सस एंड सेकंड नेक्सस। ठीक है। अब एक कंपनी विदाउट ट्रेड लाइसेंस UAE में प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बहुत कम केसेस में वो इधर बिजनेस कर सकती है, बहुत कम केसेस में। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर मोस्टली जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट केसेस हैं उसमें लाइसेंस नहीं चाहिए होगी, उसमें लाइसेंस क्योंकि चाहिए होगा, हाँ, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में तो ये कैटेगरी फॉरेन बिजनेस विदाउट यूएई ट्रेड लाइसेंस ये फॉल नहीं करती, सिर्फ फिर जाके नेक्सस ही बचता है ना। नहीं। ये मुझे बताएं कि ज्यादातर केसेस में, जो आपने कहा कि ज्यादातर केसेस में आपके पास UAE का ट्रेड लाइसेंस नहीं होगा, मुझे इस पे शदीद किस्म का एतराज है। ऐसे कैसे हो सकता है? ज्यादातर केसेस में क्या होगा? सर मैं कह रहा हूँ ज्यादातर केसेस में तो ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा ना। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट वाला जो एग्जांपल है वो जी, विदाउट ये वाली यूएई बात ट्रेड आपकी, लाइसेंस पे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर ये, हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास सिर्फ उस मुल्क की
आ रही है नेशनैलिटी। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है, देखें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे हो, फर्ज करें कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन जो बंदा डिसीजन लेता है वो यूएई में मौजूद है। रेजिडेंट में भी एक टाइप मिल गई, जब मैंने इसे सिलेक्ट किया जी मुझे जी जी, याद आया। कंट्रोल एंड इनकॉर्पोरेशन जो, मैनेजमेंट वाला। हाँ वो शायद फॉलो हो सकती है इसमें। ठीक है सर, ठीक। ठीक है इसमें। अच्छा, अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। जब चेंज करके देखा ना कि भाई यूएई ट्रेड लाइसेंस और परमिट, तब भी इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ब्रांच डिटरमिन नहीं करती। ब्रांच का ट्रेड लाइसेंस आपको दिखाया हुआ है ना, इस तरह का होता है। बाकी आपको पढ़ा तो आपके पास कुछ भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मैंने नाम साम छुपा दिए हैं। ठीक है, आगे चलूं? ओके। यस सर, यस सर। क्लब एसोसिएशन सोसाइटी, ठीक है। चैरिटी, ओके। ये तमाम ऑप्शन आपको तकरीबन आप कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो आपके क्लाइंट्स होंगे जनरल पब्लिक, वो या जनरल क्लाइंट्स वो लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड में फाल करेंगे, और ज़्यादातर क्लाइंट आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला यूएई प्राइवेट कंपनी में फाल करेंगे, क्योंकि यूएई एक बिजनेस हब है। ओके ओके। और इसके बाद कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, ये इधर ग्रे हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? मैंने ऊपर सेलेक्ट किया ना यूएई प्राइवेट कंपनी, तो जब यूएई की प्राइवेट कंपनी है तो वो इधर ही इनकॉर्पोरेशन हुई हुई है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इशू डेट नजर आ रहा है आपको? ये अब आपके पास कोई क्लाइंट तो है नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप ये याद रखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ट्रेड लाइसेंस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से देख के बतानी है। एज्यूम कर लेते हैं ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, जो आपके पास क्लाइंट है नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। एज्यूम करें कौन सी डेट पे ये इनकॉर्पोरेट हुई होगी। ठीक है, 22 जनवरी 2022 को। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं आर यू आर क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी। इधर इसको सब साथ साथ कर रहे हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ। जी सर। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम सिनेरियो बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आर यू आर क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी, अगर मैं यस करूंगा तो वो मुझे कैबिनेट डिसीजन नंबर दे देगा। कौन से कैबिनेट डिसीजन के तहत ये क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी बनी है? कैबिनेट डिसीजन क्या होता है? कैबिनेट डिसीजन मैंने आपको कभी किसी जमाने में सर कभी जो बताया? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद टू कैबिनेट मिनिस्टर्स जो देते हैं डिसीजंस ये मैंने आपको आफ्टर पढ़ाया डिक्री हुआ के है, बाद। राइट? ये पढ़ाया हुआ यस है, सर। एम आई राइट? ओके, दैट्स गुड। कैबिनेट डिसीजन आप समझ गए हैं क्या होता है। अब अगर मैं ये यस करूंगा ना क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी, तो मुझे कैबिनेट डिसीजन नंबर लगाना पड़ेगा इधर, और इधर उसकी कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। मैं इधर नो कर देता हूँ। ज्यादातर केसेस में आपके हाँ भी नो ही होगा, ठीक है, चाहे आप क्लाइंट सर पे ये हों चाहे कैबिनेट डिसीजन नंबर 37 और 23 जो आपने कहा। 37 था। आई थिंक एक 37 था शायद, इसके बाद एक और भी इशू हो गया, लेकिन 37 में नॉर्मली लिस्ट दी गई है उनकी जो क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी है। अच्छा, आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके पास तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, क्या किया जाए? कैसे आप मूव करेंगे? इसके बगैर तो आप मूव ही नहीं कर सकते। आप एक काम करें, लाइसेंस अपलोड कर दें। कोई पीडीएफ फॉर्म पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं, आपके पास कोई चीज भी हो, इधर तो आप ट्रेड लाइसेंस अपलोड कर दें, लेकिन आप क्या करेंगे अभी? सर अपनी सीवी की पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड कर दें। कोई एक पेज का होना चाहिए, लेकिन इस बात को इंश्योर कीजिएगा सबमिट ना हो, ठीक है? एफटीए को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि यहाँ से ये हो रहा है, ठीक है? आप सब प्रोफेशनल हैं, ठीक है? ओके।
अटैच कर दिया, बहुत बड़ी फाइल ना लगाइएगा। ओके, अब आगे कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड की तरफ। ये कहां से पता चलेगा आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। अब प्रॉब्लम है आपके पास कि क्लाइंट का डाटा नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस तरह का होता है। मैंने आपको एक एबीसी लिमिटेड कंपनी का बना के दिया हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको मिल गया। ओके, कौन सा सिलेक्ट करें? मैं जनवरी टू दिसंबर करने लगा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। हाँ जी, ये कर लिया सबने? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन इसको साथ साथ ट्राई नहीं कर रहा, साथ साथ इस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सर मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेकिन बाद में इसको कर मॉर्निंग लीजिएगा, ठीक है? जी मैं मॉर्निंग। ओके, बाकी कर रहे हैं, राइट? ओके, ये आपने जनवरी टू दिसंबर सेलेक्ट किया, तो आपके पास क्या आया स्क्रीन पे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर और 30 सितंबर 2025। ओके, जरा चेंज करके देखें। मई टू अप्रैल करके देखें क्या फर्क पड़ा। अच्छा सर, इस ड्यूरेशन की बेसिस तो वही लाइसेंस है ना हमारा, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, उसी में आ रहा होता है। हाँ जी, नहीं मुझे ये बताएं, वैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड चेंज करने से फर्क क्या पड़ा? और ये मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड और टैक्स ईयर का प्रॉब्लम। सर ये जो 30 जून 2026 आ रहा है, ये पहले जो था अभी वो चेंज हो गया उसका। हाँ, क्यों हो गया उसकी वजह? उसका टैक्स पीरियड आगे निकल गया ना। सर ये मैं थर्टी आपको लास्ट फर्स्ट मई 2023 के बाद हमने देखा, जो आपने जी, बताया था कि 2 इससे पेज हमारा मैक्सिमम पीरियड जो है वो सेव हो रहा है, दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है। ये अगर मैं जून टू मई करता तो? सर तो वो फिर 1 जून 2023 ही होता और इसमें कोई 0 मंथ्स की हमारी वो हो जाती सर। ठीक है, ओके। इसमें ज़रा इसको भी चेंज करके देखते हैं। हम कर लेते हैं 22 जून 2023 को कंपनी इनकॉर्पोरेट। अब देखिएगा आप, कोई फर्क पड़ता है? कौन सी आखिरी डेट बन गई? 30 सितंबर 2024 जो गुजर चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको एक ये रॉकेट साइंस समझ में आई? एनीवन? इस डेट में ऐसा क्या हुआ? चलें, ये याद रख लें वैसे ही। सर ये फौरन बाद आ गया ना 31 मई के बाद जून। इसकी हम लॉजिक बाद में थोड़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आपको कंफ्यूज कर देगी कि ये जो जून में एंटिटीज हुई है ना, जो जून 2023 में इस्टेब्लिश हुई हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उनका बड़ा खास लिंक है, बड़ा खास ताल्लुक है जून 2023 में। सिर्फ जो जून के महीने में इस्टेब्लिश हुई हैं वो क्या है, वो हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं? हाँ जी, कहाँ से पता चलेगा ट्रेड लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी क्या है? ट्रेड लाइसेंस के टॉप पे ठीक है, ये मैं मेंशन पढ़ा है। चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मेन लैंड होगी तो क्या लिखा होता है?
सर डीईडी लिखा होता है और वो टूरिज्म वो जो होता है तो भाई जो लास्ट हमने देखा था ट्रेड लाइसेंस इकोनॉमी एंड टूरिज्म इट्स आल्सो पार्ट ऑफ डीईडी। अच्छा, मैं इधर से दिखाऊंगा आपको, एक स्क्रीन पे एक ट्रेड लाइसेंस दिखाऊंगा, आपने खुद चेक करना है वहां पे क्या होगा। सर ये फ्री जोन का है। शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन। शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन, एस पे जाते हैं। राइट, ठीक है, ये होगा ना अबू बकर, राइट। जी सर, यही लगा दिए, मिल गए। अच्छा, अब जरा मैं चेंज करने लगा हूँ, एक और ट्रेड लाइसेंस दिखाता हूँ, इसमें क्या करेंगे। अजमान, हुकूमत अजमान। दूसरी साइड भी देखे ना, वो तो सिर्फ एक स्टेट लिखी होती है। सर डीईडी है ये। अजमान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, राइट। जी सर, ठीक है। आप क्या करेंगे सिलेक्ट। लाइसेंस नंबर मांग रहे हैं। नहीं नहीं, आप पहले स्क्रीन देख के बताएं अभी आपको कौन सा लाइसेंस नजर आ रहा है, कहाँ का नजर आ रहा अब स्क्रीन में सर लाइसेंस नजर तो नहीं आ रहा। है। ओके माय गॉड, कहाँ का लाइसेंस है। दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म। ठीक है, एज पार्ट ऑफ डीईडी, दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म। हाँ जी, ट्रेड लाइसेंस नंबर कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे लिखा होता है। लाइसेंस पे। कौन सी जगह पे लिखा होता है। सर वो सर ये मिटाया हुआ मेन आपने, लाइसेंस मेन नंबर, लाइसेंस नंबर लिखा हुआ मेन लाइसेंस नंबर जो लिखा हुआ है। तो जाहिर बात है मैं आपको तो नहीं दिखाऊंगा ना। इशू डेट के नीचे। इशू डेट के नीचे, ठीक है। ओके, क्या ठीक है, चलेगा। बहुत सारी कंपनियों ने अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो जो है वो ऑनलाइन किए हुए हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी गूगल किया था तो दो तीन कंपनियों के जो है वो ट्रेड लाइसेंस और एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे गूगल हो जाता है। तो कोई एक आध अगर आप बोलते हैं तो मैं कुछ शेयर कर देता हूँ आपसे। तो हाँ देखिए, उस उसमें मसला पता है क्या हो सकता है, उनकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन पहले हुई होगी, ठीक है, मिसाल के तौर ओके। पे। अच्छा, मैं थोड़ा अपनी कंपनी का उठाता हूँ ना आपको, क्योंकि मैं अनवा, अपनी कंपनी का डाटा ये शेयर करने के दरवाजा लिए बंद करो, बहुत शोर आ एक रहा है। मिनट, माय गॉड। दरवाजा। अभी बकर साहब ओके, मैंने कर दिया म्यूट। मैं आपको अपनी कंपनी का लाइसेंस देता हूँ, ठीक है, आप सब, लेकिन इसकी में प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप ये वाला नंबर डालेंगे ना 13777514, वो फौरन आपको एरर देगा, प्रॉब्लम देगा कि ये वाली जो कंपनी है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, लेकिन ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेड लाइसेंस इशू डेट, ये जो पहले आपने डाली है ना वही डालनी है। ट्रेड लाइसेंस इशू डेट कहाँ से पता चलेगी। तो ट्रेड लाइसेंस है। ट्रेड लाइसेंस से इशू डेट नजर आ रहा है।
यस सर, मेन लाइसेंस नंबर इसी के डेट, ऊपर एक्सपायरी डेट, ये वाली चीजें आपको उधर से नजर आ रही हैं, ठीक है। हाँ, वो जो एक तशनगी होती है ना कि यार मेरे पास जब तक हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वरना मेरे ख्याल से सिर्फ क्लाइंट के डाटा की कमी है, बाकी ये सब काम कर लेना बड़ा आसान है। जी सर, डेटा होती है तो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी सिंपल, ठीक है, प्रोसेस मेरे ख्याल से अगर आपके डाटा दे दिया जाए ना, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये आपने ट्रेड लाइसेंस एक्सपायरी डेट ऐसी डालनी है जो अभी आई ना हो, ठीक है, 2025 की डालनी है, 2024 की वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो गुजर गई है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा आपने लाइसेंस इशू करवा लें टाइमली, ट्रेड लाइसेंस इशू डेट इशू रिन्यू करवा लें। अगर उनकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो आपने देखना है उसका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर है उसे कहना कि फॉरन रिन्यू करवाए टाइमली। ओके, लीगल नेम इन इंग्लिश, लीगल नेम इन अरबिक। किधर से लाऊं? ओके, लीगल नेम इन इंग्लिश, ये काफी मायने लगा। स्विफ्ट एच4 टेक्स कंसल्टेंट्स कंपनी एलएलसी। ये दोनों मैंने फिल कर दिए। लीगल नेम इन अरेबिक। अच्छा, आप देखिएगा, माय गॉड, ये मैंने कॉपी किया जो अरेबिक में लिखा हुआ था। तमाशा देखेंगे, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला वर्ड क्या है अरेबिक में? स्विफ्ट, स्विफ्ट। अशूरद। जी जी, आप जरा देखिएगा कि जब मैंने ये किया, इधर सीन से शुरू हो रहा था, ये क्या लिखा हुआ है? मीम। ये उल्टा, सीन इस तरफ आ गए। हाँ, उल्टा हो गया, इंग्लिश के हिसाब से हो गया। ठीक है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही चलने दें, हमने अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, सबमिट तो करनी नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं वो बाजू का उसकी तरतीब सीक्वेंस बदल देता है। अपलोड ट्रेड लाइसेंस, आप कोई भी पीडीएफ फाइल लगा दें, आपका पर्पस पूरा होगा, लेकिन इस बात को इंश्योर करना किसी ने सबमिट नहीं करना। ओके, ऐड बिजनेस डिटेल्स। हाँ, ये वाला पॉइंट है ना जिसपे आई थिंक उनका क्वेश्चन आया था, जहां से हमें ये ओपन करना पड़ा था। क्या एक्टिविटी आपने बोली थी? सर वेब डेवलपमेंट, सब कोई अजीब ही वेब डिजाइन। डिजाइन। ओके, मैं जरा चेक करता हूँ ये किस में आ सकती है। वेब डिजाइन और बाकी क्या क्या चीजें थी? क्लाउड सर्विस, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज भी ऐड हो सकती हैं। देखिए, आप जब सिलेक्ट करेंगे ना, ये आपसे पूछेगा कि क्या ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन हाँ जी, मल्टीपल हो सकती हैं। इसको आप वेब डिजाइनिंग में गए तो शायद वो एडवर्टाइजिंग में चली जाए, लेकिन वेबसाइट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शायद किसी हद तक कुछ एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन क्या आपकी एक्टिविटी में डाटा प्रोसेसिंग ही है, रिलेटेड एक्टिविटीज ही हैं? मैं अगर एक चीज मुझे बता दें, जैसे जी इंडस्ट्री, मेन ग्रुप, सब ग्रुप,
तो अब इंडस्ट्री में ही सबसे पहले तो हमें यानी कि पहला हेडर तो हमारा वो होना चाहिए था, फिर ऑटो आगे से नहीं एसोसिएट देखें, होने मैं चाहिए। आपको मैंने अगेन यही वाली बात की थी कि ये किसी हद तक आपने चीजें जजमेंट है। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना, अब जो एग्जैक्ट ट्रेड लाइसेंस पे लिखी हुई है ना, मेन एक्टिविटी सबसे ऊपर कौन सी लिखी हुई है? मेरे पास जो मैं कह रहा हूँ हाँ जी, वेब डिजाइन। वेब डिजाइन, ठीक है, हम सिर्फ वेब डिजाइन को देखते हैं। सबसे ऊपर वाले में नहीं आएगी, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इनमें नहीं आएगी। और ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें हम देखते हैं है या नहीं है कोई मिलता जुलता। ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज में देखिएगा। अच्छा, ये वाली चीजें मैं आपको यही बताया कि आपको एग्जैक्ट उस नाम से कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब आपने किसी हद तक जजमेंट भी अप्लाई करनी है, और आप इनमें मुख्तलिफ जगह ना किसी हद तक स्पेशलाइज डिज़ाइन एक्टिविटीज़ में भी लेके जा सकते हैं। और अदरवाइज अगर इसमें आ जाए, नहीं इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्टिविटीज जो डिफाइनिंग है ना, जो क्लासिफिकेशन है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट नामों के साथ है, ठीक है। और ये अदर सर्विस एक्टिविटीज किस लिए है? अदर में मुझे ये होता था कि जिसका कोई नहीं मिल रहा होता था ना, मैं अदर सर्विसेज में डाल देता था, ठीक है। इसमें और कोई है भी नहीं, ये सबसे, ये जिसका कहीं नहीं आता था मैं उसमें ठोक देता था। ओके, जो बेस्ट मैच है आपको लगता है वो आप सेलेक्ट कर लें। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको जरा एक एडिट करता हूँ। अगर अकाउंटिंग की है ना, जो ज़्यादातर ने अगर अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग, ओके, ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज हमारी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होगा। अच्छा, अब इसमें मजीद भी ऐड की जा सकती है, लेकिन जितनी भी सिलेक्ट करें आखिर में इधर क्लिक करना है एक पे। ओके, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी। हाँ जी, कोई किसी एक को प्राइमरी एक्टिविटी बनाना है आपने। डू एनी ऑफ द ऑनर होल्ड 25% और मोर ऑफ द ऑनरशिप? पॉइंट याद रखिएगा कि ये वैट में 40% है, वैट में 40% है। अच्छा, अब होता ही है कि आपने जितने भी ऑनर्स हैं ना, जिनकी 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उनके पासपोर्ट और इमेज आईडी मांगनी है, पासपोर्ट एंड इमेज आईडी। अच्छा, अगर आप नो करेंगे तो इट्स वेरी इजी, आपने अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो नो आसान है, आगे मूव हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट ऑल केसेस में ये यस होगा, क्योंकि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में होता है, बल्कि वहां पे भी बाज़ औक़ात एक बंदे ने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखी हुई होती है, बाकी शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए हुए होते हैं ट्रेडिंग के लिए, उनकी ट्रेडिंग हो रही होती है, एक बंदे ने खरीदी, दूसरे ने खरीद लिया। लेकिन आपको ये ज़्यादातर कंडीशन में यस मिलेगा, और जो ही आप ये यस करेंगे ना, आप देखें नीचे मजीद डिटेल ओपन हो गई। उन्होंने आपसे ऑनर की लिस्ट मांग ली, कौन कौन है ऑनर, एड ऑनर, ऑनर टाइप नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन। ज्यादातर चलें हम, नेचुरल पर्सन, कैसे पता चलेगा? और ये किसकी बात हो रही है, शेयर ये होल्डर। ट्रेड लाइसेंस का था। चले, मुझे ये मेरी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस बता के दिखाएं कि इसकी ऑनर लिस्ट में नेचुरल पर्सन डालना है या लीगल पर्सन डालना है। नेचुरल डालेंगे सर। लीगल।
जो लीगल sir. पर्सन ऑलवेज सेपरेट एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका वो इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा है ऑनर। ऑनर से शेयर मुराद क्या है? होल्डर देखिए वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके ऑनर कौन है। आपके ऑनर बाद बात ऐसे होता है ना, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं। नेचुरल पर्सन आएगा फिर। हाँ जी, इसमें नेचुरल पर्सन आएगा क्योंकि मैं इंसान हूँ। ठीक है, ये आपने कंपनी को नहीं देखना है, इधर जिसकी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी नहीं देखना, आपने उसको देखना है कि उसका ऑनर कौन है। तो सफ़ीउल्लाह यहाँ पे कंपनी बेशक है, लेकिन उन्होंने मुझसे ऑनर का पूछ लिया है कि बताएं उसका कर्ता धर्ता कौन है, 25% शेयर किसके पास है। अब फिर यहाँ पे लीगल पर्सन का क्यों दिया हुआ ऑप्शन? अगर कंपनी ओनर हो किसी दूसरी कंपनी के अंदर, कंपनी ऑनर हो सकती है ना, मैंने आपको पढ़ाया कि एक कंपनी एक पर्सन है, वो दूसरी बैंक से लोन ले सकती है अपने नाम पे, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर भी खरीद सकती है। सब्सिडरी कंपनी हो कुछ भी। हाँ जी, अच्छा अगर आपको कोई बंदा कहे कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर दें और उसकी ऑनर कंपनी है, आपने कहना है भाई उस कंपनी का भी ट्रेड लाइसेंस नहीं, उस कंपनी का भी बताएं कि उसकी इशूइंग अथॉरिटी कौन है, उस कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, वो डिटेल भी दें। ठीक है, ठीक है सर। ये तमाम आपने होल्डिंग कंपनी का भी बताना है। अच्छा अगर होल्डिंग कंपनी फॉरेन हो, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल। यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफ बैंक ऑफ चाइना का अगर फर्ज करें पाकिस्तानी कंपनियां होल्डिंग SECP से रजिस्टर्ड, बताएं यहाँ पे कोई ट्रेड लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी में क्या क्या सिलेक्ट किया जाए? SACP करेंगे सर, अगर ऑप्शन आ रहा है तो फिर अगर आ ही नहीं रहा फिर अदर कर देते। अदर भी नहीं है। सर फॉरेन का कोई ऑप्शन आ रहा है? पाकिस्तान के नाम से है कोई? कोई कुछ भी नहीं है, फॉरेन इशूइंग अथॉरिटी मिल गई। हम्म। ठीक है, फॉरेन इशूइंग अथॉरिटी के हम वहाँ पे फॉरेन इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर बाकी होंगी तो उनका ट्रेड लाइसेंस हम देखेंगे। अच्छा नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन फर्स्ट नेम। अच्छा ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पहला जो नाम होगा ना आपने इधर लिखना है, बाकी अगर आपका नाम है मोहम्मद फैज़ान अली, आपने इधर मोहम्मद लिखना है, फैज़ान अली दूसरे में लिखना है। अगर आपका नाम है अब मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद पहले में आएगा, अबू बकर आगे आएगा। ठीक है, और कोई भाई जिनका नाम 3 नामों को समटाइम नाम हसन है, ओनली हसन है, तो वो क्या करे इस केस में? हाँ, आपका नाम अगर सिर्फ हसन है ना, आपने इस बात को इंश्योर करना है आपके पासपोर्ट पे ना लिखा हो आपके फादर का नाम साथ लिखा हो। ठीक है, मतलब क्योंकि जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उनमें कई जगहों पे सिंगल नाम लिखा होता था, साथ फादर और मदर का नेम नहीं लिखा होता था, तो वो हसन इतने हो जाया करते थे ना कि कंफ्यूज हो जाते थे सब। लेकिन इस तरह का प्रैक्टिकल केस तो कोई नहीं आया मेरे पास, लेकिन लास्ट नेम मैंडेटरी है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लिखना चाहिए, हसन ही लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप यूएई में रहते हैं तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप आगे फादर का नाम जोड़ सकते हैं। अब मैंने बात की नेचुरल पर्सन की, नीचे करने लगा हूँ थोड़ी सी स्क्रीन। अच्छा जब भी डी से ट्रेड लाइसेंस निकलता है ना, आपकी शेयर होल्डिंग सेकंड पेज पे मेंशन होती है। सैफुल्ला ओके, आपका नाम सैफुल्ला है। हम जरा देखते हैं, मैंने अब देखा फैजान, अच्छा ये मेरे फादर का नाम आगे उन्होंने जोड़ा हुआ है, सही। अब मैंने मसला ये है कि मैंने कॉपी करना है सिर्फ फैजान। अच्छा एक और चीज, ये जो यहाँ पे लिखना होगा ये फैजान, ये ऐसे लिखना होगा। ठीक
ठीक है, यानी आपने जो ट्रेड लाइसेंस पे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट वही नाम मेंशन करना है इधर, ठीक है। तो आपका हसन नाम वाला भी मसला हल हो गया। सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद हमारे दूसरे भाई हैं, उनका इतना लंबा नाम हो गया ना, उसकी वजह ये है कि आप देखें, मेरा तो 2 हर्फ पे मुश्तमिल, 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल नाम था, 2 पे मेरे वालिद साहब का था, 4 लफ्ज़ बने। ये अब नवीद अहमद खान, अहमद हसन खान, ठीक है। अब लेकिन हम सबसे पहले अरबी में देखते हैं क्या किया जाए। फैज़ान कॉपी किया, इधर मैंने फैज़ान लिख दिया। ओहो, आई थिंक इसको गूगल पे अगर करके अगर लगाया जाए ना तो वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। गूगल सर आपने कोई टूल बताया था वो अरेबिक का, क्या पता नहीं क्या नॉर्मली वही यूज़ किया जाता है, और वो नाम क्या था उसका? गूगल अरेबिक टूल्स। वाओ, क्लैपिंग। ऐसे ही जाने दें, ठीक है। हाँ जी, डज द ऑनर होल्ड अ वैलिड इमेज आईडी, व्हाट इट मींस? एमिरेट्स आईडी भाई है वैलिड कि नहीं? उसकी आईडी है या नहीं है, वो इधर रेजिडेंट है या नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ना, आप पाकिस्तान में रहते हो लेकिन कंपनी आपने दुबई में खोली हुई हो। मैंने और सैफुल्लाह साहब ने कंपनी मिलकर खोली, प्रॉफिट आधा आधा करते हैं, लेकिन मैं यूएई में रहता हूँ, इन्होंने वीजा ही नहीं निकलवाया हुआ, ठीक है। काशिफ अनफॉर्चुनेटली ऑटो अरेबिक नहीं आता, और आई भी ना तो स्पेलिंग रीड करने में कोई बंदा कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, जो स्पेलिंग जो ट्रेड लाइसेंस पे लिखे होते हैं वो मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। इमेज आईडी आपने देखी हुई है कैसी होती है, आपके आईडी कार्ड की तरह होती है। मैं अपनी इमेज आईडी और पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन इधर नहीं डालना चाहता, अगर मैं येस करूंगा ना, वो मुझसे इमेज आईडी की इंफॉर्मेशन भी मांग लेगा। ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक आपके पासपोर्ट, आपके पाकिस्तानी आईडी की कार्ड की तरह इमेज की आईडी भी होती है। मैंने इधर नो किया, पासपोर्ट नंबर डालने लगा हूँ PY1A25674, ठीक है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सा मुल्क है? अच्छा सर, वैसे ही आप सब डमी में डालेंगे तो मेरा ख्याल है ये रुकेगा नहीं, सब चलेंगे आगे ऑप्शन। हाँ, मैंने कौन सा नहीं डाला है। पासपोर्ट मैंने असली लगा दिया, बिकॉज आई नो आई नॉट गोइंग टू सबमिट। अगर ये किसी का अटैच नहीं होता ना, आप उसका साइज कम कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा उसका नाम भी आपने ठीक रखना है। उसके नाम में बाद का कई लोग आ रहे होते हैं 1 8 इस तरह का कोई नाम आ रहा है ना जिसमें नंबर है, न्यूमेरिकल है, डैश है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 3 मई 2021। ऑनरशिप स्टार्ट डेट जब कंपनी बनी थी तब से। शेयर होल्डिंग परसेंटेज 100%, ठीक है, क्योंकि अब दूसरे पार्टनर की डिटेल मैं नहीं डालता। काम हो गया, पॉइंट समझ गए। ये क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव ब्रांचेस इन द यूएई रिलेटेड टू ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइडेड अबव? Do you have branches in the UAE related to the trade license provided above? नोट करने वाला पॉइंट सबने, जब भी एक यूएई की कंपनी है, यूएई की रेजिडेंट कंपनी है,
उसकी यूएई में जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो उसी का हिस्सा होंगी। लाइक ये कंपनी है दुबई में, एलएलसी कंपनी है, उसने अबू धाबी में अपनी एक ब्रांच ओपन कर ली। वो जो ब्रांच है उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ब्रांच हिस्सा होता है मेन एक्टिविटी का, मेन कंपनी का। ठीक है, मेन कंपनी का हिस्सा होती है। तो आपने इसे यस करना है और सेम ट्रेड लाइसेंस वगैरह की इधर ऐड न्यू ब्रांच करके ना, जो यहाँ पर ऐड न्यू ब्रांच करेंगे इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऐसी। सही, मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब एक ब्रांच ऐड करनी, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था वो आप समझ गए हैं, नो कर दिया। ठीक है, सर यहाँ मतलब तक किसी अगर को ब्रांच होगी तो हम गेस करके सेम डिटेल्स डाल देंगे, ये बोला अभी आपने? उसका सेपरेट ब्रांच का एक सेपरेट ट्रेड लाइसेंस होता है। ठीक है, उस ब्रांच की डिटेल आपने, वही ट्रेड लाइसेंस कौन सी है, अथॉरिटी कौन सी है। लाइक दुबई की मेनलैंड में एक कंपनी है एलएलसी, उसने अबू धाबी में एक ब्रांच ओपन की है। अब अबू धाबी में जो ब्रांच है दुबई बेस्ड कंपनी की, उसका लाइसेंस अबू धाबी के मेनलैंड ने इशू किया होगा, वहां पे उसकी इशूइंग अथॉरिटी आएगी, उसकी डेट आएगी। लेकिन आपने बस डिटेल डालनी है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, एक और पोर्टल बना के नहीं करना आपने कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे की दो कंपनीज होंगी ना, दोनों एलएलसी हैं, ब्रांच नहीं है, फिर दोनों की सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी। आगे चलूं, नेक्स्ट स्टेप। ओहो, ट्रेड लाइसेंस मैंने पहले ही कर दिया। सेकेंड एरर क्या था? 17 अप्रैल 2024, मैं भी ये कर देता हूँ। हमने गलती ये कर दी कि चूंकि सारी डिटेल्स आर्टिफिशियल थी, हमने जो कंपनी ओपन करने की डेट है ना वो बाद की रखी हुई है और ऑनरशिप पहले से स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये वाला जो फॉर्म है ना ये बड़ा जबरदस्त है। ये आपने सारी डिटेल पता है कहाँ से लेनी है? ट्रेड लाइसेंस में ना, एक मिनट, ट्रेड लाइसेंस में आपने इस जगह पे चला जाना है। ओके, ये आपने सेम टू सेम डिटेल्स इधर डाल देनी है। कोई इतनी, ये वो वाला फॉर्म है पॉइंट नंबर 3 जो समझाते हुए मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो आपका एड्रेस बनता है आप लिखते हैं, ये ट्रेड लाइसेंस से छापा मारना है। अब ईमेल ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है, ये चेंज भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप अपना देना चाहें तो नो वाइज। ठीक है, लैंडलाइन नंबर, ठीक है, ये मैं अपना नंबर दे देता हूँ। चेक योर जो डिटेल्स है ना, ये वाली ऊपर वाली 3-4 ये मैच करनी चाहिए आपके ट्रेड लाइसेंस से, अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ है। कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आपका कोई थोड़ा बहुत इधर सबमिट उधर। करने के कितने टाइम बाद रजिस्ट्रेशन की एक्सेप्टेंस हो जाती है? जी, फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम मिलता है कि इतना टाइम बाद एक्सेप्ट हो जाता है फॉर्म? चलो हम बताता हूँ इसको। ठीक है, ये आप फिल कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप किया, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अथॉराइज्ड सिग्नेचर, इस पे फिर थोड़ी सी एफर्ट लगाने की जरूरत है, इतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ जी, क्लास अभी तो कैसी क्लास जा रही है आपकी, समझ आ रही है? मजे की जा रही है सर।
जी सर, काफी बेहतर है आज। ये याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स आप पाकिस्तान में किसी की अगर टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो कितना चार्ज करते हैं, मार्केट वैल्यू एवरेज? सर कोई 5,000 भी लेता है, कोई 1,000 भी कर देता है। ठीक है, लेकिन जब आपने किसी की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है तो कितने में करेंगे? यूएई में आप बता रहे थे ना 3,000 तक हो जाती है, 2,000 3,000। नहीं, वो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है। हाँ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन बहुत मिनिमम 1,000 रखें, क्या होता है? 500 तक रख, नहीं बहुत मिनिमम 500 रखते हैं। जो लोग हैं वो इधर कुछ ऐसे भी हैं जो 150-200 में कर रहे हैं, अच्छा अच्छा और वो अच्छा। रेट है सिर्फ, लेकिन वो भी पाकिस्तानी लिहाज से आप देखें 12-13 हज़ार रुपए बनते हैं। लेकिन फिर भी मैं हम्म, आपको ये नहीं कहूँगा कि आप प्रोफेशनल इतना पढ़ रहे हैं। ये 150-200 वाले वो हैं जिनको आता जाता ही कुछ नहीं है। वो ठीक है, फिर अपनी यू तरफ आर से नॉट प्रोफेशनल। गलत मतलब जो भी आए चढ़ जाए। हाँ जी, तो इधर चले इतना तो इसमें रिस्क नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में रिटर्न ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए उसका आपने तकरीबन बहुत मिनिमम कर लें तो 2000 कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ कंपनी है ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं कर रही, उसका 1000 कर लिया एक अलग बात है। रिटर्न में अच्छा रेट है। इसको आप तकरीबन 400-500 को टारगेट कर सकते हैं। सही है। ठीक है, ओके क्लास। सर एक जी, छोटा सा सवाल था, अगर थोड़ा सा शुरू का जो स्टेप थे ना, मेरा असल में ना पिछली दफा वो नेट वगैरह का इशू था इधर इस्लामाबाद का, तो शुरू के स्टेप एक दफा जरा रिवाइज कर दें, मैं अभी करना है इसको ना। सैफुल्लाह ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि आज मेरी तकरीबन 20 मिनट के बाद एक और हमारा बैच है, उसकी ओरिएंटेशन है। और सिर्फ वो बता दें कहाँ से ऑप्शन में जाना है, मैं बाकी सब कर लूंगा, सिर्फ शुरू के जो ऑप्शन है ना, जो स्टार्ट करते हैं और पोर्टल के बाद, वो बस बता दें, आगे मैं चल रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स में 3 डॉट आ रहे होंगे आपके पास। समीर, यस। सर मैं सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब करता हूँ। सर बस वही आपने कहा था मुझे पासपोर्ट भेज दो ताकि यूआईडी का मसला रिजॉल्व कर लूँ, और आज तो माइंड नहीं होगा, कल मॉर्निंग में कॉल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। राइट सर, किस टाइम पे करना बता दो सर, जो आपको सूटेबल हो। हाँ, 12 बजे, 12 बजे। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। सैफुल्लाह, किसने पूछा था? जी सैफुल्लाह, सर। आप यूजर ये टाइप पे जाए ना, जो भी जी यूजर सामने आएगा उस पर व्यू पे क्लिक करें। आपने पिछले वाले लेक्चर लिए हुए हैं? जी सर, मैंने लिए हुए यूजर टाइप के बाद ना, आपने कहा था वो अदर सर्विसेज और नेचुरल पर्सन वाला जो होता है ना, वो कहीं नेचुरल आपने पर्सन ऐसा, सेलेक्ट करें, बिलो डाउन प्रोसीड पे क्लिक करें, एंड तो देन प्रोसीड भी मैंने किया है। तो उसके बाद जब आता हूँ ना आगे, तो यानी लेफ्ट साइड पे होम है, अदर सर्विसेज है, माई कॉरेस्पोंडेंस है, और ओवरव्यू में पड़ा हुआ है जो रजिस्टर्ड पर्सन एजेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे आप बता दें कौन सा है। मैं नेचुरल पर्सन सेलेक्ट कर लिया, स्क्रीन, उसके बाद प्रोसीड कर लिया। जी जी, मैं अभी आप कहाँ पे स्क्रीनशॉट हैं? मैं स्क्रीनशॉट सर चैट में शेयर कर देता हूँ। सर अभी नहीं ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी सॉरी बट सर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ग्रुप में किसी और से पूछ लीजिएगा आप प्लीज। ग्रुप में आप कर दें ना, ऐसा करें व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, आपको उसका कोई ना कोई जी सर, मैं अभी भेज देता हूँ। देखिए। नहीं, आपने नेशनल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एजेंट सेलेक्ट किया। आप ऊपर यूजर टाइप में दोबारा जाएं, यूजर टाइप में जी दोबारा सर। जाएं और सिर्फ नेशनल पर्सन सेलेक्ट करें। सिर्फ नेचुरल पर, सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर सेलेक्ट करें, ठीक है? टैक्स पेयर जो अम, पहले आ रहा होगा सबसे वो सेलेक्ट करें, ओके? वो सैफुल्लाह, टैक्सेबल है, सेकंड सेकंड वाला सर है अपना, सेकंड नेशनल पर्सन टैक्स एजेंट वाला है, नहीं उससे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले कौन सा है? टैक्सेबल पर्सन। हाँ वो टैक्सेबल पर्सन, सॉरी टैक्सेबल पर्सन सेलेक्ट करें, ठीक है? ओके।